अब थोड़ी सी आपके संघर्ष की ओर जाते हैं सर, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। बस मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ कि जब आप कोचिंग करने गए थे तो पहली बार ही दिल्ली गए थे सर? पहली बार ही दिल्ली गए थे, उसके हाँ, पहले नहीं गए थे? जी बिल्कुल बिल्कुल पहली बार थोड़ा दिल्ली। सा आप अपने संघर्ष की, क्योंकि मुझे ये पता चला है, जो मेरे पास जानकारी है, कि जिस कमरे में आप पढ़ते थे वहां उतनी ही जगह होती थी कि आप सो सकें और उठ के बैठ सकें और पढ़ सकें। तो थोड़ी सी उस संघर्ष, क्योंकि सर प्रेरणा है, आप छत्तीसगढ़ में लोग प्रेरित होते हैं आपसे। हाँ, निश्चित रूप से मैं वैसे रूम में रहता था, बट मैंने अकेला कोई ऐसा संघर्ष किया ऐसी बात नहीं है। हम लोगों के लिए तो दिल्ली में रहकर पढ़ते थे, यही बहुत बड़ी बात होती थी। वहाँ कौन से कमरे में रहते हैं, कैसे कमरे में रहते हैं, ये तो बहुत छोटी बात थी। हम लोगों को बहुत गर्व फील होता था, और माता पिता का, विशेषकर मेरे पिताजी तो थे नहीं, माता का और दादाजी का बहुत बड़ा जीवन का उनका समर्पण है कि वहाँ तक उन्होंने मुझे पहुँचाया। और मैं अकेला रहता था ऐसा नहीं है। आप पटेल चेस्ट के, क्रिश्चियन कॉलोनी नाम है, आप जानते होंगे, पटेल चेस्ट के पास, वहाँ पर मैं उस हॉस्टल में रहता था। और आपको पता ही होगा कि जो वो कॉलोनी है, जो हमारा लास्ट हॉस्टल हुआ करता था, B1011 उसका नंबर था उस हॉस्टल का, उसमें लास्ट रूम मेरा हुआ करता था। और उस रूम की दीवार और कब्रिस्तान के बीच और कोई दीवार नहीं थी। मेरे वेंटिलेटर रूम का जो वेंटिलेशन था, वहाँ से झांकेंगे तो कब्रें दिखाई देती थी, और उसमें उस समय भी लाशें गाड़ी जाती थी। और जो मिशनरियों के फादर आकर जो बोलते थे गॉड के लिए कुछ कुछ मंत्रोच्चार, जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में होता है, उसी तरह का वो आवाज़ करते थे, तो मेरे कमरे में सुनाई देती थी। इस तरह के हालात वहाँ पर थे। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो पटेल चेस्ट की वो कॉलोनी है, वो 1857 के जो अंग्रेज मारे गए थे, उनके कब्र था, उस पर इंक्रोचमेंट हुआ और उस पर वो कॉलोनी बसी है। और उसमें बिल्डिंग बनाने के लिए जब नींव खोदा जाता है तो आज भी हड्डियां निकलती हैं। चुड़ैल वाली भी कोई कहानी है क्या? निश्चित रूप से पहली रात की कहानी, अभी मैं एक किताब लिख रहा हूं। ये विस्तार न्यूज है, ये सब कुछ विस्तार से बताएगा। अब देखिए, इन्होंने ये तो बता दिया कि बगल में कब्र थी, अब चुड़ैल की भी कोई कहानी है, वो भी हम विस्तार से सुन लेंगे। उस कहानी को भी जरा विस्तार दे दीजिए। देखिए धीरे धीरे लोग खाना छोड़ के प्लेट लेकर आने लगे आपकी कहानी सुनकर। मैं एक्चुअली एक बुक लिख रहा हूँ, अभी लगभग लिख चुका हूँ। उसमें मैंने एक चैप्टर यही लिखा है कि कब्रिस्तान से पैदा होते IAS। तो एक चैप्टर उसी पे लिखा है, उस कॉलोनी पे, उस हॉस्टल पे, उस कब्रिस्तान पे। आज भी उस कॉलोनी के गेट पर जाएंगे, आज भी तो सामने लिखा हुआ है कि कब्रिस्तान का गेट लगा हुआ, आज भी वो टूटा नहीं है वो गेट। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि वो पहली रात थी, B1011 में जाकर हम रुके थे। वो नया हॉस्टल बना था, 6 मंजिला हॉस्टल था, और पूरा उसमें कोई किराएदार नहीं आया था, नया था। तो हम लोग केवल 2 लोग थे। भिलाई का एक अरुण करके है, बैंक में नौकरी करता है अभी, वो मेरा दोस्त है, वो एक रूम में था, और एक रूम में मैं था। करीब 50 कमरे थे उस पूरे हॉस्टल में, 6 मंजिलों में, और ऊपर से नीचे तक कोई और नहीं था, केवल 2 कमरों में थे। और मेरा रूम लास्ट रूम था। लास्ट रूम मैंने इस लोभ से लिया था कि वहाँ वेंटिलेशन था, हवा पानी अच्छे से आता था, तो मैंने उस चक्कर में लिया था। मैं सो गया पहली रात को, अरुण भी सो गया। अरुण डरता वरता नहीं था, बहुत भूत टाइप का खुद ही था वो। तो मैं जाकर डर रहा था, मैं सोने से पहले, पहली रात। आपको डर लगता था उस समय जब ये सब? निश्चित रूप से। गांव में भूत प्रेत की इतनी कहानियां सुनाते सुनाते हमें परवरिश करके बड़ा किया गया था कि उस समय हम बहुत डरते थे। बाद में धीरे धीरे वो कब हुआ, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था उस समय सोने के लिए। बट मैं जाकर उनको बोला, आज रात पहली बार रात है, एक साथ सो जाते हैं। तो बोला, तुमको तो सिंगल रूम चाहिए था पढ़ने के लिए, तो क्यों डबल सोएंगे, जा अपने रूम में। उसने मुझे भगा दिया। तो मैं जा करके सोया उस रूम पर, सोता रहा, मुझे नींद आ गई। करीब रात को 2-2:30 बजे के आसपास मैं अपनी कान से सुना कि बगल में कब्रिस्तान साइड में एक बच्चा रो रहा है और उसको माँ चुप करा रही है। ये मैं अपनी कान से सुना, और उसकी वजह से मेरी नींद टूट गई, और मैंने वो सुनता रहा, बच्चा रोता रहा, माँ चुप कराती रही। अब मेरे को लगा कि मुझे ही टारगेट करके कोई भूत प्रेत आत्मा मुझे टारगेट कर रही है। आप उठे उस वक्त ये सब सुन के, कि उठे नहीं, कि डर के मारे, मतलब इस स्थिति की आप कल्पना नहीं कर सकते कि कब्रिस्तान के बगल में ये सब कुछ हो रहा हो। उठने की बात बहुत दूर थी, मैं थूक भी निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मैं बिल्कुल चुपका दुबका हुआ था। ये करीब 10-15 मिनट तक चलता रहा, उसके बाद बंद हो गया। बट मैं डर के मारे सो नहीं सका, और जैसे 5-5:30 बजे, तो 5-5:30 जैसे ही बजे, उजाला हुआ, हल्के चिड़ियों की आवाज़ आने लगी,
तो फिर मैं हिम्मत करके उठा और जोर से दरवाज़ा पीटा अरुण का, और अरुण उठा, और फिर मेरी हालत, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी स्थिति देखकर वो बहुत डर गया, और मैं बताया कैसे हुआ, ऐसे हुआ एंड ऑल, तो वो भी थोड़ा सीरियस हो गया। फिर हम लोग बोले कि आज ही रूम को छोड़ के जाना है, यहाँ नहीं रहना है। तो फिर हम दोनों बात करते करते सीढ़ियों से चढ़ते गए और 6 मंजिल टॉप तक गए। सुबह हो गई थी, हल्का उजाला हो गया था, और फिर छत पर गए और फिर बात करते रहे कि नहीं आज ही चेंज करेंगे, रूम चेंज कर लेंगे एंड ऑल। पहला ही दिन जबकि उस हॉस्टल में था, और जा करके मैंने दूसरे साइड झांका कब्रिस्तान की ओर, तो आज भी मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य होता है उस सीन को याद करके कि मेरा रूम जहाँ पर था वहीं पे पीछे में एक स्कूटर खड़ी थी, और उस स्कूटर के पास 2 बच्चे खेल रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि कब्रिस्तान के चौकीदार का घर मेरे पीछे पे ही है, और उसी के बच्चे रो रहे थे, वही बच्चे रो रहे थे, उसी की बात चुप करा रही थी। और आज भी मैं उस किताब में लिखा हूँ, अभी जो मैं बुक लिख रहा हूँ उस पर, कि अगर मैं शायद उस दिन रूम छोड़ के आ गया होता और ये नहीं देखा होता कि पीछे चौकीदार का घर था, तो मैं भी जीवन भर शायद भूत प्रेत आत्माओं के कोई अस्तित्व को पूर्णतः स्वीकार कर रहा होता और हर एक को कहानी सुना रहा होता। तो ऐसे कई चीज़ें भ्रम होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं करीब 1.5 साल तक उस हॉस्टल में रहा, बाद में टॉप फ्लोर पे शिफ्ट हुआ। मैं पूरी रात होल नाइट स्टडी करता था, पूरी रात मैं पढ़ाई करता था। तो उसी छत में जा करके ऐसे पढ़ाई करता था जी, पीछे में कब्रिस्तान था, पर शायद उन प्रेतात्माओं का भी आशीर्वाद था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, हम आईएएस सेलेक्ट हुए। कोई ठीक ठाक डायरेक्टर यहाँ बैठा होगा तो वो कहानी लिख रहा होगा कि कैसे कब्रिस्तान से आईएएस। आपने क्या क्या विषय बताया? सब कब्रिस्तान से पैदा होते आईएएस। कब्रिस्तान से पैदा होते आईएएस विषय पर किताब तो लिख रहे हैं, और कोई एक दिमाग वाला होगा तो फिल्म भी बना लेगा। नहीं, ये चैप्टर का नाम है, किताब का नाम नहीं। अच्छा, किताब का नहीं है, चैप्टर का नाम है। अच्छा, ये बताइए कि आप मंत्री बनने के बाद भी दिल्ली में कोई एक ठेला खोपचा है, हाँ, जहां जाते हैं और वहीं बैठ के खाना खाते हैं सुकून से अभी भी। उसकी भी कहानी बताई दीजिए विस्तार से, जो लोगों को नहीं पता है, जब हम थोड़ी थोड़ी राज खोल ही रहे हैं आज मुख्यमंत्री जी से। और दिल्ली जाएंगे, बहुत सारे साथी दिल्ली के हैं, पीसीआर में मुझे कान से बोल रहे हैं कि आप जानकारी ले लीजिए, ओपी चौधरी साहब से बता दीजिए कि मंत्री जी कहाँ बैठ के खाते हैं, तो हम जाएंगे तो हम भी खाएंगे। इसका क्या कनेक्शन, इसका क्या राज है? जी, दिल्ली में आप सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग का ऑफिस देखे ही होंगे। वही पीछे में ही एयर इंडिया का ऑफिस है। वही एयर इंडिया के ऑफिस के पास एक महेश जी हैं जो ठेला लगाते हैं, और वहाँ पर पराठे, कढ़ी चावल, कढ़ी राजमा, चावल कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये छोले चावल, और पराठे कढ़ी, पराठे छोले, इस तरह के कॉम्बिनेशन में वो देते हैं। तो 37 साल से वहाँ पर आते हैं, 37 ईयर्स हो गए। हम लोग जब बैठे थे तो 20-22 साल हो गए, उससे भी 10-15 साल पहले से वो रेगुलर आते हैं। और आज तक मैं मानता हूँ कि वो जो कढ़ी देते हैं पराठे के साथ और चावल के साथ, मैंने जीवन में उतने टेस्टी कढ़ी जीवन में कहीं नहीं खाया है। एंड ही इज सो मार्वलस। इंडिया यही सुंदरता का देश है, ब्यूटीज का कंट्री है, यही हमारे कल्चर की खूबसूरती है। और वो स्ट्रीट फूड, किसी 7 स्टार का फूड, उसका कंपैरिजन मैं जीवन में नहीं कर सकता। आप बिना खाए, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से मैं उस स्वाद का अंदाजा लगा रहा हूँ। खैर, हम लोग ये दिल्ली, बहुत सारे कैमरा टीम जो है वो सब हाथ उठा रहे थे कि हम दिल्ली से। एक और मैं इंसिडेंट आपको शेयर करना प्लीज चाहूंगा। सर, प्लीज विस्तार से। जो पटेल चेस्ट पे हम रहते थे, उसके सामने में ही मामू चाय वाला की चाय लगती थी। वो करीब 4 बजे सुबह चाय दुकान खुल जाती थी, और ओवरनाइट स्टडी करने वाले या सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे उठने वाले जितने स्टूडेंट्स होते थे, उनके चाय का एक ही जगह हुआ करता था, मामू चाय वाला। और वो मामू चाय वाले के पास हम जाते थे, प्लेटफॉर्म पे वो चाय दुकान लगाते थे, प्लेटफॉर्म पे, पटेल चेस्ट के सामने में प्लेटफॉर्म पे चाय लगाते थे, और चाय बेचने आज भी आते थे। और वो करीब 30-40 साल से चाय बेचते रहे थे वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे ही। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो कभी चाय बेचने के लिए BMW से आते थे, कभी मर्सिडीज से आते थे। उनका बेटा दून पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, जहाँ राजीव गांधी जी जैसे एलीट लोग पढ़ाई किए, अमिताभ बच्चन जैसे लोग पढ़ाई किए। वह दून पब्लिक स्कूल, एवरीबॉडी नोस कि बहुत ही एलीट स्कूल माना जाता है। उनका बच्चा वहाँ पे पढ़ता है। लेकिन आज भी वो, अभी लेटेस्ट नहीं जानता मैं, बाकी हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब तक वो प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने आते। चाय बेचने वाले को मैं कुछ भी कहने का जोखिम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं देश के, तो वो BMW से भी आ सकते हैं, वो किसी भी गाड़ी से आ सकते हैं। खैर,
वापस लौटते हैं छत्तीसगढ़ के विजन पर लौटते हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके और बहुत सुकून भी मिल रहा है कि इतने विस्तार से बात हो रही है विस्तार न्यूज़ में आपके अपने चैनल में।